हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? ओके, प्लीज टेल अ बुक फॉर रेफरेंस फॉर प्रैक्टिसिंग बायो। अवनी, मैंने बताया है काफी बार, फिर भी अपन इसको वापस से डिस्कस कर लेंगे। ओके, पहले मुझे बता दो, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? जल्दी से। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी टेस्ट सबसे पहले हो जाना चाहिए, उसके बाद सारी चीजें आराम आराम से करते रहेंगे, ठीक है? दिव्यांग गुड इवनिंग, मानवी गुड इवनिंग, अवनी गुड इवनिंग। यस, ऑडिबल, ऑडिबल एंड विजिबल, विजिबल ऑल्सो। ओके, थैंक यू अनंता। यस, ओके। सो बुक्स, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगर बुक्स लेनी है तो आप कोई सा भी एनसीईआरटी बेस्ड बुक ले सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए एज फार एज एनएससी जेएस इज कंसर्न। अगर आप ट्रूमैन फॉलो कर रहे हो तो ट्रूमैन में हर चैप्टर के बाद क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आप उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? प्लस नेट से आप क्वेश्चंस निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं तो क्वेश्चंस करा ही रही हूँ, प्लस पास 10 इयर्स के आप एनएससी जेएस के क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट, ठीक है? कोई सी भी बुक ले लो आप, है ना? एमटीजी की कोई भी बुक ले लो, एनी बुक जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाए, तो यू कैन रेफर टू एनी बुक। अनंत, आई गेस इसके बाद अपन जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इसके बाद मेरा ऐसा मानना है कि मियोसिस से रिलेटेड ही रहेगा जेनेटिक्स, तो अपन जेनेटिक्स पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, थोड़ा सा लेंथी भी है, तो टाइमली कवर हो जाएगा। गुड इवनिंग रोहित, हाय। अवनी, आप क्या बोल रहे हो मुझे? आई हैव स्लोड नीट क्वेश्चन सो इट इज इनफ। इफ यू हैव स्टार्टेड विद नीट की क्वेश्चन प्रैक्टिस, दैट इज वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट इज कॉल्ड एज मियोसिस, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक जो अपन अब स्टार्ट करेंगे दैट वुड बी मियोसिस, ठीक? सो मियोसिस कम्स आफ्टर द इंटरफेस। जब G1, S और G2 निकल जाएगा, उसके बाद मियोसिस का प्रोसेस जो है वो बिगिन होगा। मियोसिस का जो प्रोसेस है, मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है विच इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। इट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ठीक है? रोहित, नीट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। दिव्यांग, लाइसोसोम वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में नहीं बताया था क्या? भैया का बुक से, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही प्रैक्टिस है ये, ठीक है? चलो, अब यहां पर इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, एटलीस्ट मियोसिस 1 को कंप्लीट करते हैं। नाउ, मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जो कि किसके लिए होगा? इट टेक्स प्लेस फॉर गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है? गैमीट्स बनने के लिए जो सेल डिवीजन होता है वो मियोसिस होता है। पहली बात, इसको इस तरीके से भी आप हमेशा याद रखना कि मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ गैमीट्स बनाने के काम करेगा। उसके अलावा मियोसिस हमारे किसी भी और बॉडी सेल के अंदर नहीं होगा। नाउ दिस मियोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गैमीट फॉर्मेशन। व्हाई? क्योंकि गैमीट एक ऐसे सेल्स हैं जिनके पास हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, दे आर हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है? गैमीट्स आर हैप्लॉइड सेल्स। अब यहां पर हैप्लॉइड का मतलब, अगर मैं ह्यूमंस का एग्जांपल लूं तो ह्यूमंस हैव हाउ मेनी? वी हैव 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है? अब जब यहां पर मियोसिस का प्रोसेस होगा, गैमीट्स का प्रोडक्शन होगा, मेल्स के केस में स्पर्म का फॉर्मेशन या फीमेल्स के केस में ओवा का जब फॉर्मेशन होता है, सो दिस इज रिड्यूस्ड टू हाफ। यहां पर 23 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, किसमें? गैमीट्स के अंदर। गैमीट से यहां पे मेरा मतलब है या तो स्पर्म या ओवा। तो ये जो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच इज कॉल्ड एज मियोसिस।
उसमें भी स्पेसिफिकली अगर अपन बात करें तो वो स्पेसिफिकली मियोसिस 1 के बारे में बात होती है। इसको अपन काफी डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी। सिर्फ एक ओवरव्यू आपको बता रही हूं कि मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जो कि गैमीट प्रोडक्शन के काम में आता है। क्यों? क्योंकि गैमीट्स जो होते हैं वो हमारे बाकी नॉर्मल बॉडी सेल से अलग होते हैं, क्योंकि उनके पास हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, और जब ये गैमीट्स फ्यूज होते हैं तो ये नेचुरल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को रिस्टोर करते हैं। तो मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जो कि गैमीट्स का प्रोडक्शन करेगा, और गैमीट्स के प्रोडक्शन में होने वाले सेल डिवीजन को मियोसिस 1 कहा जाता है। और ये सेक्स सेल्स के अलावा या हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा और कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं होता। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? क्या ये पॉइंट यहां तक सबको चमक गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर? ओके, कोई बात नहीं। करीना लेट हो गई तो एमटी जी, हाँ, कोई से भी क्वेश्चंस आप करो, कोई से भी क्वेश्चंस आप करो, पर एनएससी जीएस के लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस आपको जरूर करने हैं। दिव्यान, अपन उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? डोंट वरी अबाउट दैट। यहां तक बात समझ में आ गई। सो मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जो कि गैमीट प्रोडक्शन के काम में आता है। ये एक ऐसा डिवीजन है जिससे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। नाउ इफ आई टॉक ऑफ मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, तो ये दोनों अलग अलग टाइप के सेल डिविजन्स होते हैं। मियोसिस 1 की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो मियोसिस 1 एक रिडक्शनल डिवीजन है, वेयरएज मियोसिस 2 जो है दैट इज इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस 2 जो है वो इक्वेशनल डिवीजन है, वेयरएज मियोसिस 1 जो है वो कैसा डिवीजन है? रिडक्शनल डिवीजन है। यहां पर एक्चुअली में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं और यहां पर क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। अब यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस मन में अराइज होना स्टार्ट होते हैं कि क्रोमोसोम नंबर कैसे हाफ होंगे। अगर मियोसिस 2 को हम इक्वेशनल डिवीजन बोल रहे हैं तो क्यों ना मैम हम इसे माइटोसिस बोलना स्टार्ट कर दें। ऐसे बहुत सारी चीजें माइंड में आनी चाहिए, क्वेश्चंस अराइज होने चाहिए। सारे क्वेश्चंस को एक साथ अपन डिस्कस करेंगे और सारे डाउट्स आपके मेरे साथ रहते रहते क्लियर होते चले जाएंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है जिसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे दैट वुड बी मियोसिस 1। अच्छा, इतना पढ़ने के बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूं, ठीक है? जवाब दो मुझे, है ना? मैं एक स्टेटमेंट लिख रही हूं, या तो मैं एक स्टेटमेंट लिख रही हूं, उसको आप ट्रू और फॉल्स बताना, ठीक है? हो या सब चले गए? मैं एक स्टेटमेंट लिख रही हूं, आप उसे बताना ट्रू और फॉल्स, ठीक है? ठीक है, मैं लिख दूंगी डिफरेंस बिटवीन स्पिंडल फाइबर्स एस्टर। दिव्यान, मैं आपको कमेंट में लिखकर भेज दूंगी वो पूरा डिफरेंस, ठीक है? केमिस्ट्री क्लास विल स्टार्ट वेरी सून, डोंट वरी अबाउट दैट अनंता, ठीक है? क्वेश्चन है, आपको ट्रू और फॉल्स यहां पर मेंशन करना है। विजिबल है ना? ठीक है? टेल मी वेदर दिस स्टेटमेंट दैट आई हैव रिटन इज ट्रू और फॉल्स। मियोसिस ओनली अकर्स इन केस ऑफ डिप्लॉइड सेल्स। चलो फटाफट से मुझे बताओ। रोहित, इंटरनेट पे मिलेंगे और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस जो क्लास में डिस्कस करती हूँ वो PYQs ही होते हैं, ठीक है? चलिए, रोहित का आंसर आया है फॉल्स। ट्रू आई गेस, मानवी बोल रही है फॉल्स। अनंता, अवनी का आंसर आया ट्रू। अनंत, ओके, आई विल कॉल यू एज अनंत देन, ठीक है? फॉल्स। हैप्लॉइड में होता है मियोसिस। ट्रू, हैप्लॉइड सेल्स में मियोसिस नहीं होगा, ठीक है? अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स के केस में, ऐसे क्रोमोसोम्स जो पेयर्ड ही नहीं है उनके केस में मियोसिस नहीं होगा। सो मियोसिस इज अ टिपिकल फीचर ऑफ डिप्लॉइड सेल्स ओनली। इट विल अकर ओनली इन दोज सेल्स विच हैव पेयर्ड क्रोमोसोम्स। क्लियर है ये बात? यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलो अब अपन स्टार्ट करेंगे मियोसिस 1। मियोसिस 1 की सब स्टेजेस होंगी।
प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन है ना, अगर क्रोमोसोम्स पेयर्ड ही नहीं है तो आप अनपेयर किसे करोगे? मियोसिस के केस में बेसिकली जो हो रहा है दैट इज अनपेयरिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स। आपको ग्रेजुअली ये बात समझ में आएगी। ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन हैप्लॉइड सेल में अगर हो रहा है तो वो नॉर्मल डिवीजन प्रोसेस से हो रहा है। ठीक है, उसके केस में जो जाइगोट बनता है उसके अंदर रिडक्शनल डिविजन्स होते हैं। अपन इन सारी चीजों को ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे। अभी आप ये सिर्फ एक कंसेप्ट समझ के रखो कि जो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं सिर्फ उसी के केस में मियोसिस होगा, हैप्लॉइड सेल्स के केस में गैमीट फॉर्मेशन के लिए कभी भी मियोसिस नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। आपको भी ग्रेजुअली जैसे अपन मियोसिस को खत्म करेंगे वैसे आपको धीरे धीरे चीजें क्लैरिटी से समझ में आने लगेंगी। और जैसे ही अपन प्लांट किंगडम वाला चैप्टर करेंगे, अपन जब डाइवर्सिटी स्टार्ट करेंगे तो मैं क्या बोल रही हूँ आपको एग्जैक्टली सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मियोसिस 1 इज डिवाइडेड इनटू प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1. Now this prophase 1 is further divided into sub stages, that is leptotene, zygotene, pachytene, diplotene and dikinesis. ठीक है, so these are the sub stages of prophase 1, leptotene, zygotene, pachytene, diplotene, dikinesis. इसको आप कोई भी निमोनिक्स बना के याद कर सकते हो। स्टूडेंट्स जनरली इसके लिए क्रिएट करते हैं ला जरा पानी दे दे। ठीक है, या फिर मैंने एक आईपीएल देखते देखते बनाया था लेडीज इंटा ऑफ पंजाब वर्सेस दिल्ली डेयरडेविल्स। तो आप कुछ भी बना सकते हो जो आपको सूट करता है, तो ऐसा कुछ बनाना जो आपको याद रहे। सो इट इज LZPDD, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ला जरा पानी दे दे या फिर लेडीज इंटा ऑफ पंजाब वर्सेस दिल्ली डेयरडेविल्स। ठीक, प्रोफेज 1 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ मियोसिस 1। ओके, इन सबको डिटेल में पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो अपने को क्लियरली समझ में आनी चाहिए। उन टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं और फिर मियोसिस 1 को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है किसी को? अनंत, आपको हंसी क्यों आ रही है? नो डाउट। ओके, अब देखते हैं, पहले इसका एक ओवरव्यू लेते हैं, फिर प्रोफेज 1 को स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली हमें करना क्या है। ऐसे 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है लाइक दिस, दीज आर कॉल्ड एज, दे आर कॉल्ड एज पेयर्ड क्रोमोसोम्स। ओके, नाउ ये जो पेयर्ड क्रोमोसोम, ध्यान से सुनना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पेन्स डाउन एवरीबडी, जस्ट लिसन टू मी, जस्ट फोकस हियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, राइट, दिस इज 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ऐसे अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो ऐसे ही हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 46 क्रोमोसोम्स। नाउ ईच ऑर्गेनिज्म इज हैविंग 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम एज फार एज ह्यूमंस आर कंसर्न। अब ये जो हमारे पेयर्ड क्रोमोसोम्स हैं, ये पेयर्ड क्रोमोसोम कहां से आ रहे हैं? 1 क्रोमोसोम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फादर एंड 1 क्रोमोसोम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मदर। यस और नो? ऐसे ही होएगा। क्रोमोसोम्स पेयर अप कब होते हैं? जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, स्पर्म और ओवा जब फ्यूज होते हैं तो 23 क्रोमोसोम्स फादर के और 23 क्रोमोसोम्स मदर के पेयर कर 46 क्रोमोसोम्स या फिर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम बनाते हैं। ये क्रोमोसोम्स जो एक दूसरे के साथ पेयर अप होते हैं, ये एक जैसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं और ये पेयर अप हो जाते हैं। ऐसे क्रोमोसोम्स को कहा जाता है, ऐसे क्रोमोसोम्स को कहा जाता है
होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ऐसे क्रोमोसोम्स को क्या कहा जाता है? ऐसे क्रोमोसोम्स को कहा जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्या ये बात यहां तक समझ में आई? क्या ये बात यहां तक क्लियर है? लास्ट स्लाइड, अनंत जल्दी से देख लो। हाँ बिल्कुल दिव्यान, पेयर्ड क्रोमोसोम और सिस्टर क्रोमैटिड में डिफरेंस है, वही मैं आपको बता रही हूं। देखो यहां होमोलोगस क्रोमोसोम समझ में आ गया। ऐसे क्रोमोसोम्स जो एक फादर से ऑब्टेन हुआ है, एक मदर से ऑब्टेन हुआ है, किसी भी लाइफ की ओरिजिनेशन अगर हो रही है, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में हो रही है? वो जाइगोट के फॉर्म में हो रही है। जाइगोट कैसे बना है? ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बेसिक बात है, ये एब्सोल्युटली बेसिक बात है। ये बात अगर आपको आज समझ में आ गई तो आपको मियोसिस भी बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा और आपको जेनेटिक्स भी बहुत आराम से समझ में आएगा। इस बात को बेस बनाकर समझो। मानवी रिपीट कर रही हूं, यहां देखो, ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक। इस ऑर्गेनिज्म का ओरिजिनेशन कैसे हुआ होगा? स्पर्म प्लस ओवा का फ्यूजन हुआ होगा, जाइगोट बना और इस जाइगोट से ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना, ठीक। अब इस ऑर्गेनिज्म के पास कितने क्रोमोसोम्स है? इस ऑर्गेनिज्म के पास 46 क्रोमोसोम्स है। इन 46 क्रोमोसोम्स से 23 क्रोमोसोम्स इसके फादर ने दिए और 23 क्रोमोसोम्स मदर ने दिए। तो वो मदर के क्रोमोसोम्स ओवा के फॉर्म में आए, फादर के क्रोमोसोम्स स्पर्म के फॉर्म में आए और ये फ्यूज हो गए और यहां पर ये एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना, ठीक। इसके पास कितने क्रोमोसोम्स है? 46 क्रोमोसोम्स या फिर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम्स और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इसके पास जो क्रोमोसोम्स होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, एक फादर का क्रोमोसोम और एक मदर का क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम पेयर्ड पैटर्न में प्रेजेंट है और ये पेयर्ड क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम्स है जो एक जैसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करे हुए हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? मानवी क्लियर है ये पॉइंट? मानवी, इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू नाउ? नाउ ध्यान से देखो वापस से यहां पर। अब दिस ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूसिंग गैमीट्स। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? अब ये गैमीट्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये जब गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा तो यहां पर कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होगा? यहां पर मियोसिस का प्रोसेस इन्वॉल्व होगा। अब इसके जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स थे, वो पेयर्ड क्रोमोसोम जो एक फादर से आया था, एक मदर से आया था, उनको ही हमें अनपेयर करना पड़ेगा। दैट मीन्स 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स या फिर 46 chromosomes that were obtained from the father and mother. Now those chromosomes would be separated. वो chromosomes जब separate होंगे तभी यहां पर क्या बनेंगे? gametes बनेंगे। ये बात यहां तक समझ में आई? ये बात यहां तक समझ में आई? Now when this organism is ready to undergo the process of meiosis, तो suppose अपन एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम लेकर चलते हैं, अपन एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम लेकर चल रहे हैं। दिस पेयर ऑफ क्रोमोसोम व्हेन इट एंटर्स इनटू द एस फेज, ध्यान से सुनो, ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम जब एस फेज के अंदर जाएगा तो यहां क्या होगा? यहां पर क्या होगा? देखो, यहां पर क्या हो जाएगा? पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर क्रोमोसोम अपने आप को डुप्लीकेट करेगा, क्रोमोसोम अपने आप को डुप्लीकेट करेगा। ध्यान से देखो, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ दीज ग्रीन क्रोमोसोम्स, ये दोनों क्रोमोसोम्स ये आपस में क्या हो गए? इसने अपनी सिस्टर क्रोमैटिड बना ली, इसने अपनी सिस्टर क्रोमैटिड बना ली और इसने अपनी सिस्टर क्रोमैटिड बना ली, हाँ या ना? So how many chromosomes do we have? We have 2 chromosomes and we have 4 chromatids, yes or no? So after the S phase we have
2 chromosomes and we have 4 chromatid. और अगर अपन पेयर के बारे में बात करें, so we have 1 pair of chromosome. हाँ या ना? We have 1 pair of chromosome. यहां तक बात क्लियर है? Now, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सिस्टर क्रोमैटिड, होमोलोगस क्रोमोसोम और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ये 3 टर्म्स अपन को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है. देखते हैं. ओके, क्लियर हो गया? दिव्यान, while homologous chromosomes come from different, yes, homologous chromosomes comes from different organisms. homologous chromosomes वो chromosomes हैं जो कि सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहे हैं. नाउ दिस इज 1 क्रोमोसोम, दिस इज अनदर क्रोमोसोम. ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है. ये आपस में क्या है? ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है. ये ग्रीन और व्हाइट. व्हाई नॉन सिस्टर क्रोमैटिड? बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. बट अगर मैं इस ग्रीन क्रोमोसोम की बात करूं तो ये दोनों आर्म्स जो हैं, ये दोनों एक दूसरे की सिस्टर क्रोमैटिड है. सिमिलरली फॉर व्हाइट, दे बोथ आर सिस्टर क्रोमैटिड. क्या ये पॉइंट यहां तक समझ में आया? अवनी ने बल्ब जला दिया है, वेरी गुड. दिव्यान क्लियर है? मानवी, थैंक यू. वैभव, मानवी क्या ये पॉइंट क्लियर है? मानवी क्या ये पॉइंट क्लियर है? जल्दी से बल्ब जला दो. दिव्यान समझ में आ गया? वेरी गुड. यहां देखो, अब ये दोनों पेयर्ड क्रोमोसोम्स है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स है. ये आपस में एक दूसरे की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है. नाउ वंस दे एंटर इनटू द एस फेज, दिस क्रोमोसोम विल फॉर्म इट्स सिस्टर क्रोमैटिड. ये सिस्टर क्रोमैटिड बन गई. एंड दिस क्रोमोसोम हेयर विल फॉर्म इट्स सिस्टर क्रोमैटिड. तो ये येलो येलो आपस में सिस्टर क्रोमैटिड है, पर ये एज अ होल अगर अपन पेयर देखें तो ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, बिकॉज ये अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं. क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? वैभव को समझ में आ गया? अनंत को क्लियर आ गया? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए आगे. यहां तक समझ में आ गया. सो अब अपन ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम को लेकर चलेंगे कि अब हमारे सेल में 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है. दैट मीन्स मियोसिस 1 के एंड में हमारे पास क्या आना चाहिए? हर एक सेल के अंदर एक क्रोमोसोम आ जाना चाहिए. अगर किसी सेल के स्टार्टिंग में, ध्यान से देखो, अगर किसी सेल के स्टार्टिंग में 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट है और एंड में 1 क्रोमोसोम ईच हो जाएगा, तो क्या ये रिडक्शनल डिवीजन होगा? हाँ या ना? क्या ये रिडक्शनल डिवीजन होगा? स्टूडेंट, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, आई विल जस्ट बी बैक इन अ मिनट. ठीक है, रिडक्शन हो गया यहाँ पर. तो एग्जैक्टली अपन यही करेंगे. मियोसिस 1 में वील स्टार्ट विद 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम और 2 क्रोमोसोम्स. 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब 2 क्रोमोसोम हो गए, एंड वी विल एंड अप विद 1 क्रोमोसोम. और बाकी जितनी सारी प्रोसेसेस होंगी उसको अपन डिटेल में लेते चले जाएंगे. ठीक है, सो वील स्टार्ट विद प्रोफेज 1 नाउ. वील स्टार्ट विद प्रोफेज 1 नाउ. ठीक है, और प्रोफेज 1 में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे लेप्टोटीन. ठीक है, ठीक है, सबको चमक गया? वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए, लेप्टोटीन. नाउ प्रोफेज 1 का फर्स्ट स्टेज जो है वो लेप्टोटीन है. प्रोफेज 1 इज द
longest phase of, it is the longest phase of meiosis 1. उसका फर्स्ट स्टेज है लेप्टोटीन. देखो कैसा होगा. दिस इज द सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस के अंदर एक क्रोमोसोम ऐसे, एक क्रोमोसोम ग्रीन ले लेते हैं, एक क्रोमोसोम ऐसे, this is the centriole. Okay, so this is basically leptotin, this is the nucleolus, right? Now what happens in leptotin is the condensation of the chromosomes. The condensation of the chromosomes begin. The ends of the chromosomes are attached to the nuclear membrane. ठीक है, क्रोमोसोम्स के जो एंड्स होते हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच्ड होते हैं. तो आप ऐसे इमेजिन करो, ऐसे 46 क्रोमोसोम्स इसी तरीके से प्रेजेंट है. तो जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बुके अरेंजमेंट प्रेजेंट है. देयरफॉर दिस लेप्टोटीन स्टेज इज आल्सो कॉल्ड एज बुके स्टेज. इट इज आल्सो कॉल्ड एज बुके स्टेज. बुके स्टेज ये क्यों लगता है? क्योंकि 46 क्रोमोसोम्स जो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं, उनके सारे एंड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे अटैच होते हैं. तो आप सोचो 46 क्रोमोसोम ऐसे अटैच्ड है, तो माइक्रोस्कोप में देखने से ऐसा लगता है कि जो अंदर अरेंजमेंट है क्रोमोसोम का वो एक बुके पैटर्न में. देयरफॉर दिस स्टेज इज कॉल्ड एज द बुके स्टेज. वैसे लेप्टोटीन वर्ड का अगर अपन मतलब देखें तो लेप्टोटीन वर्ड का मतलब होता है थिन थ्रेड लाइक. ठीक है, लेप्टोटीन वर्ड का मतलब होता है पतले धागे जैसे. तो क्रोमोसोम्स जो है उनका कंडेंसेशन जस्ट बिगिन होता है. आपको डुप्लीकेटेड सिस्टर क्रोमैटिड यहां पर देखने के लिए नहीं मिलेगी. क्रोमोसोम्स के जो एंड्स हैं वो सारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे अटैच्ड होते हैं और माइक्रोस्कोप में देखने से ऐसा लगता है कि कोई ब्यूटीफुल बुके अरेंजमेंट है. देयरफॉर दिस स्टेज इज कॉल्ड एज द बुके स्टेज. इसके नोट्स कॉपी कर लीजिए. श्रेयांश हाय, कॉपी कर लो, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाऊंगी. चले आगे. नेक्स्ट स्टेज इज कॉल्ड एज जाइगोटी. मानवी नोटेड, गुड. नोट करना है ना, नोट करो, नोट कर लो. Duplicated centriole begins to move towards pole. ठीक है, so this is the nuclear membrane, this is the nucleolus. पीवाई का रोहित, PYQ का कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, आपको इंटरनेट से ही क्वेश्चंस निकालने पड़ेंगे. मैं प्रैक्टिस करवा दूंगी आपको, डोंट वरी. नहीं, इसका कोई ड्यूरेशन नहीं है मानवी. ठीक है, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज. प्रोफेज 1 इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस 1. ठीक है, चले आगे. अच्छा, अब एक और चीज आप याद रखना कि प्रोफेज 1 को जब अपन खत्म करेंगे, क्योंकि अब अपन नेक्स्ट स्टेज जो पढ़ेंगे वो होगी जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन. लास्ट स्टेज जो प्रोफेज 1 की होगी दैट वुड बी डाइकाइनेसिस. तो जब डाइकाइनेसिस आएगा
तब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस सब डिसअपियर होगी। तो ये अपन अब लास्ट में ही लिखेंगे, बार बार मैं इसको ड्रॉ नहीं करूंगी बिकॉज इसकी ड्रॉइंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट पूरा प्रोसेस है, ठीक है। तो आप मेक श्योर करना कि जब प्रोफेज 1 खत्म होगा तभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो डिसअपियर हो जाएंगे, उससे पहले नहीं होंगे। तो मैं बार बार उस चीज को ड्रॉ नहीं करूंगी, ठीक है। माई नॉलेज, नो इट इज नॉट लाइक माइटोसिस के जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और वो सब डिसअपियर होगा, ठीक है। इसके बाद टिश्यू नहीं होगा, माई नॉलेज, टेल मी योर नेम ऑल्सो, इट वुड बी जेनेटिक्स, ठीक है। अब देखो जाइगोटीन में क्या होगा, येलो और ग्रीन कलर के क्रोमोसोम्स है ना। ठीक, यहां पर क्या होगा, कंडेंसेशन फर्दर इंक्रीजेस, कंडेंसेशन जो है वो फर्दर इंक्रीज होगी। नाउ व्हाट यू कैन सी, अब आप जो देख सकते हो वो सिस्टर क्रोमैटिड अब आपको यहां पर विजिबल हो जाएगी। सिस्टर क्रोमैटिड नाउ बिकम्स विजिबल, ठीक है। Now next important thing that happens is the homologous chromosomes begins to come close to one another। homologous chromosomes जो है वो एक दूसरे के पास में आने लग जाएंगे, पेयरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। एंड दिस प्रोसेस जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आ जाते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज साइनेप्सिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज साइनेप्सिस। साइनेप्सिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास में आते हैं। पाथफाइंडर के अंदर एक चीज बहुत क्लियरली लिखी हुई है, पाथफाइंडर एक बहुत अच्छी बायोलॉजी की बुक है, उसमें एक लाइन क्लियरली लिखी गई है कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ये आज तक किसी को भी समझ नहीं आया। बट जाइगोटीन के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के पास आना स्टार्ट करते हैं, पेयर अप करना स्टार्ट कर देते हैं, और जब ये एक दूसरे के पास में आ रहे हैं, पेयरिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज साइनेप्सिस। ठीक, the chromosomes then pair and form a complex. They form a complex and this complex is called as synaptonemal complex. ध्यान से समझो इस बात को। लेप्टोटीन में क्या हुआ, क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन जस्ट बिगिन होना स्टार्ट हुआ है, क्रोमोसोम्स एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अभी अटैच नहीं है, इसको बुके स्टेज कहते हैं, क्रोमोसोम्स पतले धागे जैसे लग रहे हैं। नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेज दैट इज जाइगोटीन, इसमें कंडेंसेशन फर्दर कंप्लीट हुआ। अब आपको सिस्टर क्रोमैटिड विजिबल है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के पास आने लगते हैं पेयर अप करने के लिए, और ये प्रोसेस जिसमें ये एक दूसरे के पास आने लगते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज साइनेप्सिस। और ये जब एक दूसरे के साथ पेयर अप कर लेते हैं तो ये दोनों एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एंड दैट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गया यहां तक? ओके, योर नेम इज अंश। हाँ, दिव्यांग बिल्कुल करेक्ट है। जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तब भी क्रोमोसोम्स पेयर अप होते हैं और फिर वो माइटोसिस करना स्टार्ट कर देते हैं। बट जब मियोसिस का प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस में भी जो रैंडमली अरेंज क्रोमोसोम्स थे वो भी, जो क्योंकि क्रोमैटिन का नेटवर्क था, वहां पर जब कंडेंसेशन का प्रोसेस होना स्टार्ट हुआ तब भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पेयर अप करना स्टार्ट करते हैं। ये पेयरिंग अप ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे होती है ये किसी को भी नहीं पता। यहां तक बात समझ में आ गई? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जब पेयर अप हो जाते हैं तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एंड दैट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज साइनेप्टोनीमल
कॉम्प्लेक्स. नाउ दिस साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट्स ऑफ, ये जो कॉम्प्लेक्स यहां पर बना है, नाउ दिस इज फर्दर कॉल्ड एज अ टेट्राड और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बाइवेलेंट. इसको या तो हम टेट्राड कहते हैं या फिर हम इसको बाइवेलेंट कहते हैं. ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स जब एक दूसरे के साथ पेयर हो गए तो इस पेयर ने एक कॉम्प्लेक्स बनाया दैट इज कॉल्ड एज साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. और इस साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स में ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर्ड अप हैं, इस पेयर्ड अप स्ट्रक्चर को या तो आप टेट्राड कहते हो या फिर आप इसे बाइवेलेंट कहते हो. यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ, मैं कल भी क्लास लूंगी. रोहित, मानवी, कौन सा पॉइंट रिपीट करना है? कंडेंसेशन फर्दर इंक्रीजेस. कंडेंसेशन फर्दर इंक्रीज कैसे होगा? क्योंकि क्रोमोसोम्स जो भी पतले धागे जैसे थे वो कंडेंस होते हैं और अब आपको उसकी जो रेप्लिकेटेड सिस्टर क्रोमैटिड है वो क्लियरली विजिबल होगी. ठीक है. हाँ, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स में, ओके, अनंत का डाउट लेते. यस, बिल्कुल करेक्ट है अनंत. गेमीट्स बनने के लिए म्योसिस होगा. अगर आपकी स्किन में इंजरी हो गई है, हमारे बालों का बढ़ना, हमारे नेल्स का बढ़ना, दिस ऑल डिवीजन कम्स अंडर माइटोसिस. मानवी, क्लियर हो गया? ओके. हाँ, आप बोल सकते हो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ही टेट्राड बना रहा है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ही बाइवेलेंट बना रहा है. यहां तक बात समझ में आ गई? तो यहां पर हमारा जाइगोटीन का प्रोसेस जो है वो खत्म हो गया. ठीक. नेक्स्ट, पकाइटीन. ओके, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि अब थोड़ा और कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आना स्टार्ट हो रहे हैं. ठीक है. अब पकाइटीन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है एंड दैट इंपॉर्टेंट प्रोसीजर इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर. Here क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस. यहां पर क्रॉसिंग ओवर होगी और ये क्रॉसिंग ओवर एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हर ऑर्गेनिज्म को यूनिक बनाता है. कैसे यूनिक बनाता है? बिकॉज इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशंस. ध्यान से देखो, अब इंपॉर्टेंट बात है. ओरिजिनली क्रोमोसोम्स ऐसे हैं, हाँ या हाँ? ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है विद इट्स रेप्लिकेटेड सिस्टर क्रोमैटिड. क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है? अंश, रोहित, दिव्यान, अवनी, मानवी. अच्छा, यहां पे तो बातें चल रही हैं. अच्छा, ठीक है, चलो देखो इधर. ओरिजिनली क्रोमोसोम्स ऐसे हैं. नाउ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग पकाइटीन इज, यहां पर क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है. क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस का मतलब होता है नाउ देयर वुड बी एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड. ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हैं, इनके बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा और उस एक्सचेंज के प्रोसेस को हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं. और ये क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस मेन चीज है जो कि वेरिएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अब क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस कैसा होगा उसको यहां पर देखो. यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, बातें कर लो. बातें करना इशू नहीं है, बस डाउट्स नहीं आने चाहिए. देखो क्रॉसिंग ओवर कैसे होगा, यहां से बना रही हूं. दिस इज वन क्रोमोसोम. नाउ रैंडमली अनदर क्रोमोसोम ओवरलैप्स इट. ऐसे ओवरलैपिंग होती है. ध्यान से देखते चले जाओ. अब मुझे सोचकर बताओ, क्या ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम एक दूसरे से सिमिलर हैं या डिसिमिलर हैं? सोचकर जवाब दो. सोचकर जवाब दो.
क्या ये वाला क्रोमोसोम का पेयर इस वाले क्रोमोसोम के पेयर के सिमिलर है या डिसिमिलर है? जल्दी से सोचो, जल्दी से सोचो और जवाब दो। डिसिमिलर, डिसिमिलर। अवनी सेम, ये वाला क्रोमोसोम का पेयर और ये वाला क्रोमोसोम का पेयर एक दूसरे से डिसिमिलर है। क्यों डिसिमिलर है? क्योंकि इन दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में या फिर इस होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो गया है और इस एक्सचेंज की वजह से ओरिजिनल जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो यहाँ प्रेजेंट थी वो अब यहाँ पर आकर क्या हो गई है, यहाँ पर आकर वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन अब मिक्स हो गई है। और ये जो मिक्सिंग का प्रोसेस है, ये जो ओवरलैपिंग हुई, यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ, इसी प्रोसेस को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग वेरिएशंस। नाउ दिस इज एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस। यहाँ पर एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है एंड द एंजाइम इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेज। यहाँ पर जो एंजाइम काम करता है उस एंजाइम को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज में न्यूक्लियस एक एंजाइम है और लाइगेज एक एंजाइम है। न्यूक्लियस क्या करेगा? कट करेगा और लाइगेज एंड्स को ज्वाइन करेगा। मतलब यहां पर ये जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है तो इसका कुछ पार्ट ब्रेक होगा, इस येलो वाले का कुछ पार्ट ब्रेक होगा। तो ब्रेकिंग जो हो रही है वो न्यूक्लियस की मदद से हो रही है और ये वापस जो सेगमेंट्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर गए हैं, ये जो ज्वाइनिंग हो रही है ये हो रही है लाइगेज की मदद से। टुगेदर दिस ग्रुप ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेज, राइट। अब क्रॉसिंग ओवर कितने सेगमेंट पे होगी, कितने पार्ट पे होगी? क्या दोनों आर्म्स पे होगी? क्या चारों पार्ट्स पे होगी? कितने मिलीमीटर की होगी? कितने सेगमेंट में एक्सचेंज होगा? इसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। क्रॉसिंग ओवर सिर्फ और सिर्फ एक रैंडम प्रोसेस है, एक एनवायरमेंटल प्रोसेस है, अपने आप होने वाला प्रोसेस है। इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ये एक नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या ये बात यहां तक समझ में आई? अपनी डाउट क्लियर हो गया? यस दिव्यांग, मैंने ये डाउट मुझसे लास्ट क्लास में भी किसी ने पूछा था कि क्या माइटोसिस में जेनेटिक वेरिएबिलिटी आएगी? तो माइटोसिस में जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ ही नहीं सकती है क्योंकि वहां पर क्रोमोसोम्स के बीच में कोई जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। वहां पर कोई होमोलोगस क्रोमोसोम्स की एज सच पेयरिंग नहीं हो रही है। सिस्टर क्रोमैटिड बनती है, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाती है। क्या ये प्रोसेस यहां तक क्लियर है? ओके, गुड गुड रोहित। नेक्स्ट, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन एक ऐसा फेज है, दिव्यांग क्लियर है? ओके। डिप्लोटीन एक ऐसा फेज है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स जिनके बीच में अभी क्रॉसिंग ओवर हुआ था, इट बिगिंस टू सेपरेट फ्रॉम वन अनदर। ध्यान से देखो, ठीक है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस में, ये ले लेते हैं, है ना, ये बेटर है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस में एक दूसरे के पास आ गए, बिल्कुल ओवरलैप कर गए एक दूसरे से। क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हो गया। यहां ध्यान से देखो, यहां क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हो गया। इसकी टोपी इसके सर आ गई, इसकी टोपी इसके सर आ गई, तो ये क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हो गया। अब जब क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हो गया है तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ये एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। ये एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, ठीक है। दूर कैसे जाने लगेंगे? जैसे जिप खुलती है ना, जैसे ही जिप खुलती है तो वो जो
ऐसे अटैच होता है वो एक दूसरे से ऐसे दूर जाने लगेगा, राइट। तो एग्जैक्टली अनजिपिंग होती है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो एक दूसरे के बिल्कुल पास थे, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे, अब वो ओवरलैपिंग खत्म होने लगती है और होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से ड्रिफ्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स बिगिंस टू सेपरेट फ्रॉम वन अनदर, but they remain attached at point where crossing over took place, and this point of attachment is called as chiasmata. chiasmata एक ऐसा पॉइंट है, वो पॉइंट को डिपिक्ट करता है जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुई है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर के बाद पकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर जब हो गई तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट करते हैं, बट दे रिमेन अटैच्ड एट अ पॉइंट and that point of attachment is called as chiasmata. और chiasmata ये बताता है कि ये वो पॉइंट है जहां पर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ है। क्या ये पॉइंट यहां पर क्लियर है? दिव्यान, रोहित, मानवी, ठीक। तो chiasmata विजिबल कहां होता है? chiasmata विजिबल होता है हमको डिप्लोटीन पे। chiasmata हमको क्या दिखाता है? chiasmata हमको बताता है कि ये वो पॉइंट है जहां पर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ होगा। क्लियर? ओके, गुड। नेक्स्ट, डाइकाइनेसिस। दिस इज द लास्ट फेज ऑफ प्रोफेज 1. Here terminalization takes place. What is terminalization? The homologous chromosomes completely separates. That means there is dissolution of chiasmata. ठीक है? डिप्लोटीन में क्या हुआ था? होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट हो गए थे, बट ये एक पॉइंट से अटके हुए थे और वो पॉइंट क्या था? chiasmata. बट जैसे ही डाइकाइनेसिस आया, क्रोमोसोम्स एक दूसरे से कंप्लीटली सेपरेट हो गए और इस सेपरेशन को बोला जाता है क्या? दिस सेपरेशन इज कॉल्ड एज टर्मिनलाइजेशन. टर्मिनलाइजेशन सिर्फ तब हो सकता है कि chiasmata जो है वो भी क्या हो जाए? डिसॉल्व हो जाए, chiasmata हट जाए, क्योंकि वो ही एक पॉइंट बचा था जहां से क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अटैच थे. तो डाइकाइनेसिस तक आते आते chiasmata भी डिसॉल्व हो जाता है और होमोलोगस क्रोमोसोम्स कंप्लीटली एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, क्योंकि अब प्रोफेज 1 का लास्ट फेज है ये. तो यहां पर क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस and all cell organelles disappear. Centriole reaches to the pole. यहां तक बात समझ में आ गई? हाउ डज इट डिसॉल्व? क्योंकि होमोलोगस, आप ऐसे सोचो ये होमोलोग ये यहां से जुड़ा हुआ है, ये यहां से प्रेशर आ रहा है,
तो ये खींच रहे हैं ना अपने आप को, ऑपोजिट एंड्स में खींच रहे, सो ड्यू टू दैट पुलिंग द chiasmata dissolves, वो chiasmata ब्रेक हो जाता है। ठीक है, नोट्स भेज दूंगी, बिल्कुल नोट्स भेजूंगी। फिजिक्स वाले सर को बोलो डीपीवी, ठीक है, मैं जरूर आपका मैसेज उनको पास कर दूंगी। ठीक है, डाइकाइनेसिस तक क्लियर हो गया। तो अगर अपन एक बार क्विकली इसको रिवाइज करें तो लेप्टोटीन में क्या हो रहा है, बुके स्टेज है, क्रोमोसोम्स पतले धागे जैसे दिखते हैं। जाइगोटीन में क्या हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं, पेयर कर रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज साइनेप्सिस। जब पेयर कर जाते हैं सो दे फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स व्हिच इज कॉल्ड एज साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स व्हिच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ईदर अ टेट्राड और अ बाइवेलेंट। पकाइटिन इज अ स्टेज जहां पर क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है और इस क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस से जो वेरिएशंस हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ मियोसिस 1, राइट। इसके बाद जो फेज आता है दैट इज डिप्लोटीन। डिप्लोटीन वो फेज है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट कर देते हैं बट दे रिमेन अटैच्ड एट अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड एज chiasmata। इसके बाद जब डाइकाइनेसिस आता है तो chiasmata भी डिसॉल्व हो जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कंप्लीटली एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ऑल सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपियर और सेंट्रियोल जो है वो भी ऑपोजिट पोल्स पर पहुंच जाते हैं। क्लियर है? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इसी से भी अटैच नहीं है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जब एक दूसरे के साथ पेयर कर जाते हैं सो दैट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लास्ट स्लाइड कर दी मैंने मानवी। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट स्टेज विच इज कॉल्ड एज मेटाफेज 1। अब ध्यान से देखना, यहां से अब सारी गणित जो है और माइटोसिस के साथ इसका जो एक कंपैरिजन है वो अब से स्टार्ट होगा। ठीक है, श्योर श्योर रोहित, मैं आपको बताऊंगी। अमित M1, यस, चलो ध्यान से सब मेरी बात सुनेंगे और समझेंगे। नाउ मेटाफेज 1 में क्या होता है, दिस इज द मेटाफेजिक प्लेट। यहां पर ये वाला पार्ट ग्रीन कर दूं, यहां क्रॉसिंग ओवर हुई है, मैं इसको ऐसे डिपिक्ट कर रही हूं। ठीक है, सो दिस इज द पार्ट वेयर क्रॉसिंग ओवर टुक प्लेस एंड दिस इज द पार्ट वेयर क्रॉसिंग ओवर टुक प्लेस इन द अदर होमोलोगस पेयर। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? ओके, सो दिस इज द सेंट्रियोल हियर, दिस इज द सेंट्रियोल हियर। नाउ अगेन यहां से एस्टर रेज आएंगी, यहां से भी एस्टर रेज आएंगी, ये सारी चीजें अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहां से कंटिन्यूअस फाइबर्स जो पोल टू पोल रन करेंगे और डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स, क्रोमोसोमल फाइबर्स जो कि सेंट्रोमियर से अटैच्ड होंगे। सो दिस इज हाउ द मेटाफेज 1 of meiosis 1 looks like. Now what is the difference? In the metaphase 1 the chromosomes beautifully line on the either side of equatorial plate. ठीक है, ये अगर इक्वेटोरियल प्लेट है, अगर ये एक इक्वेटोरियल प्लेट है सो एक क्रोमोसोम ऐसे मेटाफेजिक प्लेट के एक तरफ, क्रोमोसोम टिकना ही नहीं चाह रहा है, इसको टिका के देखते हैं, ये अच्छा क्रोमोसोम है। ठीक है, एक मेटाफेजिक प्लेट के इधर और एक मेटाफेजिक प्लेट के इधर साइड प्रेजेंट है। वेरी गुड दिव्यांग, ये एक डिफरेंस ऑफ अरेंजमेंट है। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर क्या हो गए, जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो सेंट्रोमियर से आकर अटैच हो गए। क्लियर है ये बात? लिख दूं, इसके नोट्स बना दूं?
फिर अनंत मुझे बोलेगा मैम नोट्स दे दो। द क्रोमोसोम्स अलाइन एट द ईदर साइड ऑफ metaphasic plate, spindle fibers are attached to the centromere. Okay, now if we count the chromosomes, तो यहां पर 1 pair of chromosome है, हाँ या ना? ठीक है, 1 pair of chromosome, और अगर मैं यहां पर नंबर काउंट करूं तो 2 chromosomes, टोटल 4 chromatids हैं, हाँ या ना? क्लियर है ये बात? यहां तक क्लियर है ये बात? Yes, you are eligible. You are eligible for NSCJS. क्यों? 2009 to 2010 एलिजिबल है ना, 11 वाले भी दे दो, ओवर एज नहीं होना चाहिए, ठीक है? निशेष, यू आर इन विच क्लास? निशेष, यू आर इन विच क्लास? टेल मी। क्लियर? यहां तक क्लियर? अब देखो, अब देखो, अब मजा आएगा। एनाफेज 1। अच्छा, अगर यहां पर ह्यूमन के क्रोमोसोम्स होते तो 46 क्रोमोसोम्स में से 23 क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट के एक तरफ और 23 क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट के एक तरफ होते, और क्रोमैटिड कितने होते? जस्ट डबल नंबर के होते, 92 क्रोमैटिड यहां पर प्रेजेंट होते। यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हैं? निशेष, आप क्लास 7th में हो एंड यू विश टू प्रिपेयर फॉर NSCJS, दैट इज एक्सट्रीमली गुड। लास्ट स्लाइड पे ही है अनंत अपन, एनाफेज में तो मैंने अभी कुछ लिखा नहीं है। हाँ, दे सकते हो, जब तक आपकी एज है आप NSCJS दे सकते हो, ठीक है? बस क्लास 10th पास नहीं होनी चाहिए, तब तक आप दे सकते हो, ठीक है? चले आगे। अब देखो, अब मजा आएगा। इसको माइटोसिस से कंपेयर करते हुए चलेंगे, देखना बहुत मजा आएगा। समझ में आया कि क्या हुआ यहां पर? क्या हुआ यहां पर? क्या हुआ यहां पर? माइटोसिस से कंपेयर करो, यहां पर क्या हुआ है? ध्यान से देखो, यहां पर क्या हुआ है? होमोलोगस क्रोमोसोम आर क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड। यहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिस्टर क्रोमैटिड इज नॉट सेपरेटेड। यहां पर सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट नहीं हुई है। यहां पर कौन सेपरेट हुआ है? यहां पर पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम ही एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है दिव्यान? वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट। होमोलोगस क्रोमोसोम्स यहां पर सेपरेट हो गए। अब अगर मैं एक पोल के बारे में बात करूं, क्योंकि टुवर्ड्स दी, अच्छा यहां पे एक चीज हमेशा याद रखना, क्रॉसिंग ओवर एंड्स बना देना, ठीक है? इसमें आप चूक मत करना, क्रॉसिंग ओवर एंड्स आपको बनाने हैं। नाउ टुवर्ड्स द एंड ऑफ एनाफेज, जैसे ही एनाफेज खत्म होने लगेगा तो क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम्स एग्जैक्टली पोल्स पर पहुंच जाएंगे। ये अपन ने माइटोसिस में भी देखा था। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ एनाफेज 1 द क्रोमोसोम्स वुड रीच टुवर्ड्स द पोल। अब अगर अपन एक
पोल की बात करें तो क्या क्रोमोसोम नंबर चेंज हुआ है? क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ। क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा? इट इज रिड्यूस टू हाफ, बट द क्रोमैटिड नंबर हैज नॉट चेंज्ड हियर। Why क्रोमैटिड नंबर इज नॉट चेंज्ड हियर? क्योंकि यहां पर सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो सेपरेट ही नहीं हुई है, एज इट इज पूरा का पूरा सिस्टर क्रोमैटिड, डुप्लीकेटेड सिस्टर क्रोमैटिड के साथ क्रोमोसोम एक पोल के ऊपर चला गया है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये पॉइंट क्लियर है? अगर आपको देखना है, नंबर देखना है, अगर इन टोटालिटी देखेंगे तो हमारे पास अभी यहां पर 2 क्रोमोसोम है और 4 क्रोमैटिड है। यही चीज माइटोसिस से अगर कंपेयर करो इन टोटालिटी को अगर अपन देखेंगे तो एनाफेज के अंदर माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता था। अगर आपने 2 क्रोमोसोम से स्टार्ट किया है 4 क्रोमैटिड के साथ, तो फिर आपको एनाफेज में 4 क्रोमोसोम और 4 क्रोमैटिड मिलते थे। बट एनाफेज के अंदर द क्रोमोसोम नंबर डज नॉट चेंज एंड द क्रोमैटिड नंबर नेवर चेंजेस। वो माइटोसिस में भी चेंज नहीं हुआ था और वो मियोसिस में भी चेंज नहीं हो रहा है। ये एनएससी जेएस का क्वेश्चन है। एक बार 2017 या 2018 में क्वेश्चन आया था दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनाफेज ऑफ माइटोसिस एंड एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस। तो आंसर यही था कि यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं हो रहा है और माइटोसिस के केस में क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाता है इफ वी टेक द सेल एज अ होल। क्या ये बात यहां पर समझ में आ गई है? दिव्यांग क्या समझ नहीं आया? मुझे डाउट बताओ, मैं इसको क्लियर करूंगी। मीनवाइल लेट अस मूव टू टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 जब होगा, टीलोफेज 1 जब होगा तो सेल कुछ इस तरीके से है अपना। एक क्रोमोसोम यहां है, एक क्रोमोसोम यहां है, ठीक है। अब टीलोफेज का प्रोसेस जब हुआ, यहां ध्यान से देखो, टीलोफेज का प्रोसेस जब हुआ तो 2 सेल्स बन गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो गई, न्यूक्लियोलस वापस आ गया, सारे सेल ऑर्गेनेल्स वापस आ गए। अब देखो दिव्यान, आपको अभी समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, और एल्स आई विल रिपीट द पॉइंट। So these are the 2 daughter cells. These are the 2 daughter cells formed. अब ये एक डॉटर सेल है, ये एक डॉटर सेल है। इस एक डॉटर सेल के अंदर हाउ मेनी क्रोमोसोम्स? 1 क्रोमोसोम। हाउ मेनी क्रोमैटिड? 2 क्रोमैटिड। हियर हाउ मेनी क्रोमोसोम? 1 क्रोमोसोम। हाउ मेनी क्रोमैटिड? 2 क्रोमैटिड। यहां पर क्रोमैटिड का नंबर डबल क्यों है? क्योंकि सिस्टर क्रोमैटिड एनाफेज के केस में सेपरेट हुई ही नहीं, एनाफेज के केस में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। तो क्या मियोसिस 1 को मैं रिडक्शनल डिवीजन बोल सकती हूं? बिल्कुल बोल सकती हूं। क्यों बोल सकती हूं? क्योंकि इनिशियली जब हमने शुरुआत करी थी तो हमारे पास 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम था। नाउ जब हमने मियोसिस 1 को कंप्लीट कर दिया तो हर एक सेल में ओनली 1 क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 1 क्रोमोसोम। वो क्रोमोसोम जो पेयर्ड फैशन में प्रेजेंट था वो एनाफेज 1 में सेपरेट आउट हो गए एंड 2 डॉटर सेल्स जो बनी है उनके पास अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स आ चुके हैं। ठीक है, सब समझ गया? ओके Anand, that you will get on internet or you can go to IAPT website, there you will get the previous year question papers. क्लियर है? दिव्यांग क्लियर है? ये क्लियर है? एस फेज में ये रेप्लिकेट हुए थे, मियोसिस 1 के अंदर, प्रोफेज 1 के अंदर क्रॉसिंग ओवर हुई, एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। जैसे ही होमोलोगस क्रोमोसोम्स को आप सेपरेट करोगे क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। ठीक है, सो आफ्टर टीलोफेज 1
द मियोसिस 1 इज कंप्लीटेड। मियोसिस 1 का सोल पर्पस था कि वो क्या करे, वो क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर दे। यहां तक क्या सारी चीजें क्लियर हैं, हाँ या ना? देवयान, एस फेज वाली सिचुएशन को आप मुझे बताओ कि आप एग्जैक्टली मुझसे क्या पूछना चाहते हो, फिर मैं वो पॉइंट आपको इलैबोरेट कर दूंगी। दिव्यान बता दो फटाफट। मानवी वेरी गुड, सब क्लियर, ओके गुड। सब क्लियर का मतलब सब समझ में आ गया या बाउंसर निकल गया? टेलोफेज नोट्स में लिख रही हूं। Chromosomes intermingle with each other. This is followed by cytokinesis, that is division of cytoplasm. साइटोप्लाज्म का डिवीजन एग्जैक्टली वैसे ही होगा जैसे अपन ऑलरेडी माइटोसिस के अंदर पढ़ चुके हैं। नाउ यू गेट 2 डॉटर सेल्स विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्या यहां तक मेरी बात सबको समझ में आ गई है? ठीक है, क्लियर। नाउ ईच ऑफ दीज 2 सेल्स, each of these cells will enter into the interphase again, because meiosis 1 के बाद मैंडेटरी डिवीजन जो है वो है meiosis 2। तो meiosis 2 तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ध्यान से इधर देखो। इंटरफेस हुआ, इंटरफेस के बाद meiosis 1 हुआ। meiosis 1 के बाद एक ब्रीफ वेरी स्मॉल इंटरफेज आता है। दैट इंटरफेज इन केस ऑफ meiosis is called as interkinesis, and then we will have meiosis 2. Now what is interkinesis? What will happen in meiosis 2? What would be the fate of these 2 cells? This we will subsequently discuss in the next class, because मैं चाहती हूं कि आप बहुत आराम से meiosis 1 को अब्सॉर्ब करो, इसको समझो। मैंने 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम लेकर आपको पढ़ाया है, आप 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को लेकर डायग्रामेटिकली इसको समझने की कोशिश करो और फिर अपने आप क्रोमोसोम और क्रोमैटिड नंबर को काउंट करना स्टार्ट करो। आपको अपने आप क्लैरिटी आएगी। अगर आपको meiosis 1 समझ में आ गया है, आपको माइटोसिस समझ में आ गया है, तो आपको meiosis 2 समझना सिर्फ 5 मिनट का काम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछती हूं मैं, चलो पूछूं या मैं एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रही हूं? ठीक है, एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रही हूं, आप सब इसका आंसर सर्च करके आना, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। बिफोर, और अगर अभी किसी को आ जाए तो अभी भी आप आंसर कर सकते हो। बिफोर meiosis 2, ड्यूरिंग इंटरफेस, will S phase occur or not? क्वेश्चन समझ में आ गया? बिफोर meiosis 2, meiosis 2 के होने से पहले जो प्रिपरेटरी फेज आएगा, क्या उस प्रिपरेटरी फेज में S फेज होगा, हाँ या ना? और दोनों के लिए मुझे रीजन चाहिए। जिसको आ गया है मुझे अभी बताओ।
यस यस यस, आई विल कंडक्ट द मॉक टेस्ट। सर्च करें? नहीं, सर्च नहीं करना है, गूगल सर्च नहीं करना है, आप खुद एक बार लॉजिकली सोचो, एक बार देखो इस डायग्राम को, देखो इस डायग्राम को देखो, ये दो डॉटर सेल्स बन गई हैं, ईच विद 1 क्रोमोसोम 2 सिस्टर क्रोमैटिड। यही सेल अब किसके अंदर जाएंगी? दीज सेल्स विल एंटर इनटू मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 में जाने से पहले इंटरफेज आएगा, तो क्या इस इंटरफेज में एस फेज होगा, हाँ या ना? दिव्यान वेरी गुड, ठीक है। चलो और आप लोग सर्च करो, मैं इतनी क्विकली आपसे आंसर भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही, ठीक है। सब सोचो एक बार, सब लॉजिकली एक बार सोचो, और नेक्स्ट क्लास में क्योंकि अपन मियोसिस 2 ही पढ़ेंगे, तो मियोसिस 2 को पढ़ने से पहले अपने को डेफिनेटली एस फेज पढ़ना पड़ेगा, तब मैं आपको इसका आंसर दूंगी और आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। सो नेक्स्ट क्लास जो है अपनी वो कल ही होगी, जिसमें अपन मियोसिस 2 खत्म करेंगे और साथ साथ में सेल डिवीजन के अराउंड 20 to 30 या 40 जितने भी मैं कंपाइल कर पाऊंगी उतने सारे क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करेंगे और इस सेल डिवीजन के प्रोसेस को खत्म करेंगे। और एक टॉपिक जो बीच में छूट गया है अपना, दैट इज चेक पॉइंट्स, ठीक है। उन चेक पॉइंट्स को और साइक्लिन्स और सीडीकेस, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को अपन कल खत्म कर देंगे। सेल डिवीजन कल खत्म हो जाएगा और ट्यूसडे, टुडे इज ट्यूसडे, टुडे इज वेडनेसडे, अपन सैटरडे को जेनेटिक्स स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू अनंत। मानवी सोचना, अवनी सोचना, करीना का बाय आ गया। चलो दिव्यान वेरी गुड, बाय, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़ाई करो एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, लेट्स क्रैक इट।